नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में हम एक विशेष टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और उस टॉपिक का नाम है न्यू सोशल मूवमेंट, यानी नवीन सामाजिक आंदोलन। ये बात तो आप सभी जानते हो कि आंदोलन क्यों किए जाते हैं। भाई, वर्तमान जो व्यवस्था है, इसके खिलाफ अगर असंतुष्टि पैदा होगी तो आंदोलन किए जाएंगे ना। लेकिन अगर हम नवीन सामाजिक आंदोलनों की चर्चा करें और इसकी तुलना हम परंपरागत सामाजिक आंदोलन से करें, तो जो पहले के आंदोलन होते थे ना, जैसे हम 19वीं शताब्दी के आंदोलनों की चर्चा करें या 20वीं शताब्दी के आंदोलनों की चर्चा करें, तो आंदोलनों का जो प्रमुख कारण था ना, वो शोषण था। ठीक है ना। जैसे हम मिस्टर मार्क्स की चर्चा करें, तो मिस्टर मार्क्स ये भी आंदोलन की बात करते हैं, क्रांति की बात करता है मिस्टर मार्क्स। वो हमेशा बुर्जुआ और सर्वहारा, इन दोनों के बीच में द्वंद्व को दर्शाता है। मतलब मिस्टर मार्क्स यूं कहता है कि जो बुर्जुआ है ना, वो सर्वहारा का शोषण करता है, इसीलिए आंदोलन होते हैं। अगर हम उससे पहले की चर्चा करें, राजा महाराजाओं के टाइम की चर्चा करें, तो आम जनता परेशान थी, है ना। चाहे वो शोषण से परेशान थी, चाहे वो अत्याचार से परेशान थी, या विभिन्न प्रकार के अनावश्यक टैक्सेस से परेशान थी। ठीक है। लेकिन जो वर्तमान समय के आंदोलन हैं, ये पहचान के लिए किए जाते हैं, ये अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए किए जाते हैं, ये मानव अधिकारों के लिए किए जाते हैं। जैसे हम एलजीबीटी की चर्चा करें, ठीक है ना। अब एलजीबीटी वाले लोग, एल का मतलब होता है लेस्बियन, जी का मतलब होता है गे, बी का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, और टी का मतलब होता है ट्रांसजेंडर। तो ये लोग है ना, ये अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे थे। इनका कहना था कि हमें इस तरीके की परमिशन मिले कि लड़की लड़की से शादी कर सकती है, पुरुष पुरुष से शादी कर सकता है, थर्ड जेंडर है ना, उसको भी इस तरीके के अधिकार मिलने चाहिए। तो मुद्दा यही है कि वर्तमान में जो आंदोलन किए गए थे, वो अपनी पहचान के लिए और संस्कृति के लिए किए गए थे। आज की जो हमारी क्लास है, इसमें हम जो प्रमुख आंदोलन है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे तमिलनाडु में एक पहले खेल होता था, और अब भी खेल होता है, उसे हम जल्लीकट्टू कहते हैं। ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि बैलों की दौड़ करवाई जाती है, और फिर जो पशु हितैषी संगठन है, उन्होंने इस तरीके की आपत्ति दर्ज कराई कि भाई, ये जो पशु भागते हैं ना, तो तोड़ फोड़ हो जाती है, हाथ पैर तुड़वा बैठते हैं। ठीक है ना। मतलब पशुओं पर अत्याचार किया जाता है। तो इस तरीके का जो उनका खेल था, जल्लीकट्टू, उसको बैन कर दिया गया। फिर उसके लिए आंदोलन हुआ कि भाई, ये तो हमारी संस्कृति को दर्शा रहा है ना, हम यहाँ पर पशुओं के ऊपर अत्याचार नहीं कर रहे, बल्कि बैलों के संरक्षण के लिए ये त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। फाइनली हाई कोर्ट का आदेश आया, और इस तरीके के जो खेल है उसको कंटिन्यू कर दिया गया। ठीक है। जैसे एक आंदोलन चला था, जिसे मीटू मूवमेंट के नाम से जानते हैं। अब मीटू मूवमेंट बेसिकली इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी, एक महिला ने की थी। भारत में भी इस तरीके के उदाहरण बहुत सारे निकल कर आए हैं। जैसे एक हीरोइन तनुश्री दत्ता, उसने सबसे पहले नाना पाटेकर पे आरोप लगाया कि किसी समय नाना पाटेकर ने मेरा यौन शोषण किया था, या यौन शोषण करने का प्रयास किया था। तो मीटू मूवमेंट भी ऐसा ही था कि ऐसी महिलाएं पिछले समय में जिनके साथ ज्यादती हुई है, उस समय वो अपनी जबान नहीं खोल पाई, तो अब वो अपने विचार व्यक्त कर सकती है। उर्फी जावेद, उसने भी अपने विचार रखे। सरलिन चोपड़ा, एक अभद्र महिला है सरलिन चोपड़ा, उसने भी अपने विचार रखे कि मेरे साथ भी ऐसा ऐसा हुआ था। डैट इज न्यू सोशल मूवमेंट। ठीक है ना। जैसे हम नागरिक संशोधन अधिनियम की चर्चा करें, CAA, है ना, ये भी एक नया मुद्दा था, क्योंकि भारत सरकार ने जो 6 अल्पसंख्यक हैं, उनको तो परमिशन दे दी कि 2014 से पहले ये जो 6 अल्पसंख्यक समुदाय आए हैं ना, इनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन मुसलमानों को इससे बाहर रखा। 2009 में आपने देखा होगा, शाहीन बाग दिल्ली के आसपास
कितना ज़्यादा प्रदर्शन हुआ था। जो पूर्वोत्तर स्टेट थे, असम वगैरह, उन्होंने भी आंदोलन किया कि भाई जब तुम बाहर के लोगों को भारत की नागरिकता दे दोगे तो हमारी तो संस्कृति खतरे में आ जाएगी ना, हम अपने ओरिजिनल कंटेंट या ओरिजिनल वैल्यूज है इसको खो देंगे। ये भी एक तरीके से न्यू सोशल मूवमेंट में ही आता है, ठीक है ना। या हम नर्मदा बचाओ आंदोलन की चर्चा करें, ये भी न्यू सोशल मूवमेंट में आता है। 3 कृषि कानून 2020-21, इसके खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर खूब प्रदर्शन हुए। फाइनली मोदी जी को है ना वो 3 कृषि कानून है वो वापस लेने पड़े। तो ये नए सामाजिक आंदोलन है। उसी तरीके से हम लोकपाल की चर्चा करें, अन्ना हजारे 2011 में दिल्ली के रामलीला मैदान में कितना बड़ा प्रदर्शन हुआ था। किरण बेदी उसमें प्रमुख चेहरा थी, मिस्टर अरविंद केजरीवाल, और जिसके बाद में मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, अन्ना हजारे। अगर ये रामलीला मैदान का ये आंदोलन नहीं होता तो आज आम आदमी पार्टी अस्तित्व में नहीं आती, ठीक है ना। मतलब मेरा मुद्दा यही है, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, आंदोलन क्यों किए जाते हैं? बदलाव के लिए किए जाते हैं ना। वर्तमान व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है तो आंदोलन किए जाते हैं। जो पुराने आंदोलन हैं 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी, जैसे हम इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति की चर्चा करें, वो भी तो एक मूवमेंट ही था ना भाई। जैसे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की चर्चा करें, वो भी एक मूवमेंट ही था। या अमेरिकन रेवोल्यूशन की चर्चा करें 1776, वो भी तो एक मूवमेंट था। अमेरिका ने क्यों मूवमेंट किया? क्योंकि ब्रिटेन सहित ब्रिटेन है ना, जो यूनाइटेड किंगडम 4 देशों का समूह है, वो अमेरिका सहित 13 देशों पर अपनी दादागिरी करती थी। मतलब वो उपनिवेशिक देश थे, तो अमेरिका है ना जो आज़ादी चाहती थी उनके अत्याचार से, उनके शोषण से। तो अंतर यही है कि पहले के जो आंदोलन है वो शोषण के खिलाफ आंदोलन है, ठीक है ना। पहले के जो आंदोलन थे ना वो अत्याचार के खिलाफ आंदोलन थे। वर्तमान समय के जो आंदोलन है वो अपनी पहचान और संस्कृति के लिए है, ठीक है। आ जाओ शाम मुद्दे पर आ जाओ। बहुत मज़ेदार क्लास है और एक एक चीज़ को मैंने बहुत सिस्टमेटिक ढंग से सेट किया है। जैसे साथियों यहाँ पर हाँ, एक प्रश्न तो ये निकल कर आता है कि ये जो न्यू सोशल मूवमेंट है इनकी शुरुआत कब से मानी जाती है। तो मोटा मोटी 1960 के दशक से बाद के जितने भी आंदोलन है ना वो नए सामाजिक आंदोलन के नाम से जानते हैं। क्योंकि जहाँ पुराने आंदोलन थे ना वो अर्थव्यवस्था या वर्ग संघर्ष तक ही सीमित थे, लेकिन नए आंदोलन ऐसे नहीं है। नए आंदोलनों में पहचान का मुद्दा छिपा हुआ है, अपने अधिकारों का मुद्दा छिपा हुआ है, अपनी संस्कृति का, अपने पर्यावरण का और लैंगिक समानता का मुद्दा छिपा हुआ है, ठीक है। जैसे हम नवीन आंदोलनों की चर्चा करें तो महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन, ठीक है ना। जिसके बाद में पर्यावरण से संबंधित आंदोलन, सबाल्टर्न से रिलेटेड आंदोलन, ह्यूमन राइट से रिलेटेड आंदोलन, जिसके बाद में शांति के लिए आंदोलन, यहाँ तक कि LGBTQ के आंदोलन। अब ध्यान रखना, आज की जो हमारी क्लास है ना उसमें हम मानवाधिकार से संबंधित आंदोलनों के बारे में चर्चा करेंगे। जिसके बाद में ये जो नारीवादी आंदोलन है इसके बारे में हमारी चर्चा हो जाएगी। फिर जिसके बाद में ये पर्यावरण आंदोलन और ये दलित आंदोलन है ना इनकी हम अलग से क्लास बनाएंगे। क्योंकि जैसे हम चिपको आंदोलन की चर्चा करें और नर्मदा बचाओ आंदोलन की चर्चा करें या टिहरी बांध आंदोलन की हम चर्चा करें या केरल की कुंतपुंजा जो नदी है वहाँ पर साइलेंट वैली वाला जो आंदोलन हुआ था उसकी हम चर्चा करें तो उसकी हम अलग से क्लास बनाएंगे, ठीक है ना। मतलब मुद्दा यही है कि वर्तमान समय के जो आंदोलन हैं जिन्हें हम नए सामाजिक आंदोलन बोलते हैं वो अर्थव्यवस्था या वर्ग संघर्ष तक ही सीमित नहीं है, ठीक है ना, बल्कि इसके बहुत सारे कारण भी निकल कर आते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने इन दोनों के बीच में तुलना करी है कि पारंपरिक आंदोलन और नए आंदोलनों में मूल अंतर क्या है। तो जो पारंपरिक आंदोलन थे बेसिकली 19वीं और 20वीं शताब्दी के माने जाते हैं और जो नवीन आंदोलन है वो 1960 के दशक के बाद के। जो पुराने आंदोलन थे ना वो मजदूरी, भूमि और शोषण तक सीमित थे। नए आंदोलन पहचान, अधिकार, संस्कृति और पर्यावरण इत्यादि मुद्दों के लिए किए जाते हैं, ठीक है ना। फिर नवीन आंदोलन है
उनका जो स्वरूप होता है वो पहचान और अधिकार के लिए होता है, जबकि जो पुराने आंदोलन थे वो वर्ग संघर्ष का होता है। ठीक है ना, ये कॉमन चीजें हैं। जैसे हम आइडियोलॉजी की चर्चा करें तो पुराने आंदोलन मार्क्सवाद के आधार पर लड़े जाते थे, पुराने आंदोलन जो कम्युनिज्म के आधार पर लड़े जाते हैं, वर्तमान आंदोलन है वो पोस्ट मॉडर्निज्म के आधार पर लड़े जाते हैं। ठीक है ना, फिर जिसके बाद में पर्यावरणवाद के आधार पर लड़े जाते हैं, वहीं वो मानव अधिकार के आधार पर लड़े जाते हैं। हाँ, पहले के जो आंदोलन थे ना, उनमें मार-काट भी होते थे। पहले के आंदोलन में हिंसात्मक साधनों का प्रयोग किया जाता था। नए आंदोलन है ना, वो मूल रूप से अहिंसात्मक ही होते हैं, लेकिन कभी-कभार हिंसात्मक घटनाएँ हो जाती है। जैसे हम ये जो भारत के इतिहास में कृषि आंदोलन हुआ था, किसानों ने किया था, तो हालाँकि ये था तो अहिंसक आंदोलन, लेकिन फिर किसानों ने अचानक एक स्ट्रेटेजी बनाई कि हम लाल किले पर चढ़ाई कर देंगे। ट्रैक्टर वगैरह को लेकर वो दिल्ली की तरफ कूच कर गए। तो वो जो भगदड़ मची थी उसमें हिंसा भी हुई थी, है ना? थोड़ी बहुत वायलेंस हुई थी, ठीक है? बाकी जो पुराने थे ना, वो तो हिंसात्मक ही रहते। अब देखो साहब, यहाँ से आपकी जो क्लास है, यहाँ से प्रश्न बनेगा अगर आप लिखित परीक्षा में भाग ले रहे हो या ऑब्जेक्टिव परीक्षा में भाग ले रहे हो, दोनों के लिए रामबाण है। भारत में जो मी टू आंदोलन है ना, इसकी शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2018 में। ठीक है, अक्टूबर 2018 में शुरुआत हुई थी। जैसे मैंने कहा कि एक फिल्मी हीरोइन तनुश्री दत्ता, जिसने नाना पाटेकर के ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, सोशल मीडिया पर इस प्रकार की खबरें हैं, वो तेजी से सर्कुलेट होने लगी। फिर हर कोई अपने विचार रखने लगा। इसे कहते हैं मी टू मूवमेंट। मी टू मूवमेंट की शुरुआत 2006 में एक अमरीकी कार्यकर्ता थी, तराना बर्क। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मी टू मूवमेंट की जो शुरुआत है ना, वो 2006 में ही हो गई थी अमेरिका में, और मी टू मूवमेंट की शुरुआत करने वाली महिला का नाम था तराना बर्क। फिर जिसके बाद में 2017 में एक हॉलीवुड के एक फिल्म निर्माता थे, डायरेक्टर, जिनका नाम था हार्वे वाइंस्टीन। उनके खिलाफ भी बहुत सारी हीरोइनी ने शिकायतें करी कि भाई ये जो फिल्म निर्माता है, इन्होंने हमारा यौन शोषण किया है। ठीक है, इसमें एक अभिनेत्री थी जिसका नाम था एलिसा मिलानो। ठीक है ना, एलिसो मिलानो ने जो स्टेटमेंट दिया, उनके जो वीडियोस थे, वो 2017 में दुनिया भर में वायरल होने लग गए। ठीक है, तो यहाँ पर मुद्दा यही निकल कर आता है कि मी टू मूवमेंट की सबसे पहले जो शुरुआत की 2006 में अमरीकी कार्यकर्ता तराना बर्क ने की थी। फिर एक हॉलीवुड अभिनेत्री एलिसा मिलानो, ठीक है ना, उसने अपने साथ हुई घटना को लोगों के साथ शेयर किया। फिर ये दुनिया भर में फैल गया। ठीक है ना, भारत में भी मी टू हैशटैग करके एक ये मूवमेंट चला था ट्विटर और फेसबुक पर, है ना। ये नए सामाजिक आंदोलन है जो अपनी पहचान के लिए किए जाते हैं। आ गया समझ में मी टू मूवमेंट। फिर जिसके बाद में जो अगला मूवमेंट निकल कर आता है ना, वो LGBTQ आंदोलन निकल कर आता है। और ध्यान रखना, LGBT, LGBT से जो समुदाय बनता है ना, उसे हम क्यूयर समुदाय कहते हैं, है ना। उसे एक तरीके से हम क्या कहते हैं, क्यूयर कम्युनिटी। ध्यान रखना, ये जो एल है ना, एल का मतलब होता है लेस्बियन। ठीक है, एल का मतलब क्या होता है, लेस्बियन, है ना। लेस्बियन का मतलब होता है जब लड़की लड़की के प्रति अट्रैक्ट होती है ना, वो सेक्सुअल डिजायर रखती है, उसे हम लेस्बियन कहते हैं। ठीक है, फिर जी, जी का मतलब होता है गे, GAY, यही मीनिंग है गे की, GAY। नहीं पता। इसमें क्या होता है कि जब लड़का लड़के के प्रति अट्रैक्शन का भाव रखता है ना, दुराचार करने की इच्छा रखता है, अ, जो ये इसमें उसकी मानसिकता है ना, उसकी मानसिकता ऐसी होती है कि मुझे लड़के पसंद है, ये वाले मानसिकता वालों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिसके बाद में बी का मतलब होता है बाईसेक्सुअल, है ना, लिख देता हूँ। बी का मतलब होता है बाई सेक्सुअल। ये बाईसेक्सुअल है ना, ये कंडीशनल होता है। ठीक है ना, मतलब वो दोनों में
इंटरेस्ट रखता है, लेस्बियन में भी इंटरेस्ट रखता है और गे में भी इंटरेस्ट रखता है। फिर जिसके बाद में टी का मतलब होता है ट्रांसजेंडर, ठीक है ना। टी का मतलब होता है ट्रांसजेंडर, जिसे हम तृतीय लिंगी या साधारण भाषा में हम किन्नर बोलते हैं, ठीक है। उनके लिंग को देखकर ये पता नहीं लगा सकता डेट इज मेल और फीमेल, ठीक है ना। तो इन चारों से मिलकर जो समुदाय बनता है उसे कहते हैं हम क्यूयर समुदाय, है ना। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था। अब ये जो लेस्बियन थी ना, लेस्बियन थी, गे थी, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर थे, ये कहते हैं भाई हमें इज्जत मिले। जैसे हमारे यहाँ कोई महिला किसी महिला से शादी कर लेती है तो उसको बड़े निम्न दृष्टि से देखा जाता है, ठीक है ना। लड़का लड़के से शादी, रील्स वगैरह खूब वायरल होती है आजकल तो उस पे कमेंट्स आते हैं कि इसमें से पापा कौन है और मम्मी कौन है ना। तो फिर इन लोगों को कहा कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें आज़ादी है, आज़ादी है तो हमें कानूनी राइट्स मिले। लेकिन ध्यान रखना 1860 में जब भारत में अंग्रेजी शासन था ना, तो एक धारा बना रखी थी 377, ठीक है ना। 377 धारा में जो कोई ऐसा समलैंगिक काम करता था ना, उसके लिए दंड का प्रावधान था। ये अंग्रेजों के समय की कानून की है धारा 377। लेकिन क्या हुआ, लंबी लड़ाई लड़ी और फाइनली 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने, फाइनली 2018 सुप्रीम कोर्ट ने ये जो धारा 377 है ना, इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अंग्रेजों की बनाई हुई धारा जिसमें कोई इस तरीके के कारनामे करता है, दंड का प्रावधान था। इन लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी, 2018 सुप्रीम कोर्ट ने 377 को खत्म कर दिया कि भाई अब तुम्हारे मन में आए ना तुम वैसा करो, किसी के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है, ठीक है ना। तो ये सबसे पहला जो ये आंदोलन हुआ था ना एलजीबीटी का, ये 1969 में हुआ था न्यूयॉर्क में, ठीक है ना। बेसिकली न्यूयॉर्क में एक जगह है स्टोन वॉल, वहाँ पर दंगे हुए थे और दंगे करने वाले यही लोग थे, ये ट्रांसजेंडर और क्यूवियर से जुड़े हुए लोग थे जिनकी अपनी मांगे थी कि हमें राइट मिले। तो पुलिस ने क्या किया कि उन पर लाठीचार्ज वगैरह कर दिया। तो पहला जो प्रयास था ना इन लोगों का, ये ऑफिशियली प्रयास ये 1969 का है, ठीक है। भारत में भी ये धारा 1860 की 377, 2018 377 को खत्म कर दिया गया। देखो इतिहास की चर्चा करें तो ये तो मैं आपको बता चुका है ना, 377 वाला। भारत में जो पहला विरोध हुआ था वो 1992 में हुआ था, एलजीबीटी वालों ने ही किया था। जिसके बाद में एक पहली प्राइड परेड और निकली थी कोलकाता में, जिसे कोलकाता रेनबो प्राइड वॉक के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो परेड हुई थी ना, ये 2 जुलाई 1999 को हुई थी। इसे फ्रेंडशिप वॉक का नाम दिया गया, ठीक है। 15 लोगों ने भाग लिया था और ये जो परेड हुई थी इसका उद्देश्य यही था कि एलजीबीटी वालों को भी तुम अपनाओ। एलजीबीटी पिछड़े हिंदू हैं है ना, आदिवासी पिछड़े हिंदू है। यार ठीक है, मतलब ये तो सबका अपना अपना है, लेकिन मूल्य तो अपने होते ही है ना। इतना पर्दे के पीछे तो चलो तुम कुछ भी करो, लेकिन ये चीज़ तो एक्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो ये जो पहली जो प्राइड परेड हुई थी ये 1999 में हुई थी। हाँ, एक नाज फाउंडेशन केस, ठीक है ना। ये जो नाज फाउंडेशन केस है इसका ताल्लुकात भी एलजीबीटी से ही है। 2009 में दिल्ली के उच्च न्यायालय में धारा 377 को असंवैधानिक घोषित किया, लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे फिर वापस बहाल कर दिया। नाज केस है ना, ये भी 377 के लिए लंबे समय से लड़ रही थी, ठीक है। तो दिल्ली के जो हाई कोर्ट है वहाँ से तो इसको अवैध घोषित करवा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं 377 बनी रहे, ठीक है। फिर फाइनली जैसा कि मैंने कहा कि 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने 377 को डिसमिस कर दिया। एक ये साथियों नालसा फैसला है ना, ये भी ट्रांसजेंडर वाले मुद्दों के लिए ही है ना। तो ये आप याद रखना, नालसा फैसला 2014 में आया था। ट्रांसजेंडर लोगों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यताएं दी गई। आज जब सरकारी फॉर्म वगैरह भरते हैं ना तो उसमें तृतीय लिंग का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। देखो साबिश को मैं
रिवाइज करूं, पहले जो प्रयास हुआ था या पहले दंगे 1969 में, और भारत में 377 धारा अंग्रेजों के शासन के समय की 1860 में, 2018 में इस धारा को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। फिर पहली प्राइड परेड हुई थी कलकत्ता में, जिसे कोलकाता रेनबो प्राइड वॉक के नाम से जानते हैं। नाज फाउंडेशन, इसका ताल्लुकात भी एलजीबीटी से है, और नालसा फैसला, इसका ताल्लुकात भी एलजीबीटी से है। लिखित परीक्षा में ये आप पूरा ब्यौरा लिखना, और पूरा ब्यौरा लिखोगे ना, नंबर आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है। फिर जिसके बाद में, हाँ, एक अन्ना हजारे वाला, जैसा कि मैंने कहा 2011 में अन्ना हजारे का ये भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, है ना, ये पूछा गया है नेट की परीक्षा में। इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाला जो मूवमेंट आया था, जन लोकपाल विधेयक की मांग, इन्होंने कहा कि लोकपाल बिल है ना, उसको लेकर आओ। 5 अप्रैल 2011 को दिल्ली के जंतर मंतर पर अन्ना हजारे ने भूख हड़ताल कर दी। केजरीवाल, किरण बेदी, बाबा रामदेव भी था। बाबा रामदेव उस टाइम तो बड़े बड़े दावे करते थे, 30 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा भारत में। अब बाबा रामदेव से अगर प्रश्न पूछ लो ना आप कि बाबा रामदेव वो आपके 2011 के भड़क जाते हैं रामदेव जी, ये अभी हरियाणा में पूछ लिया था जो भड़क गए थे। ठीक है ना। मतलब इनका मेन यही था कि जो विदेशी बैंकों में काला धन है, उस काले धन को हमें लाना है। बाबा रामदेव भी कहते थे कि 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएंगे, काला धन आ जाएगा। तो वो बहुत तगड़ा मूवमेंट हुआ था रामलीला मैदान पर। ठीक है। और फिर ध्यान रखना, इसका परिणाम ये हुआ कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 संसद द्वारा पारित कर दिया गया। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल गई, और 16 जनवरी 2014 को ये कानून भारत में लागू हो गया। दीर्घकालिक परिणाम ये रहा कि एक राजनीतिक पार्टी का उदय हुआ, आम आदमी पार्टी, है ना। तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन ये मूवमेंट हुआ था 2011 में, इसकी लीडरशिप की थी अन्ना हजारे ने। ठीक है ना। इससे जुड़े हुए चेहरे केजरीवाल, किरण बेदी, बाबा रामदेव, मनीष सिसोदिया, ठीक है ना, कुमार विश्वास। काला धन वापस लाने के लिए इन लोगों ने आंदोलन किया था, और लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 संसद में पारित हुआ। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, 16 जनवरी को लागू कर दिया। ये नए सामाजिक आंदोलन है। हाँ, मैं कह रहा था ना जल्लीकट्टू प्रदर्शन, ये जल्लीकट्टू प्रदर्शन 2017 में तमिलनाडु में हुआ था। ये पारंपरिक खेल है तमिलनाडु का, जिसका नाम है जल्लीकट्टू। ठीक है ना। इंटरनेट पर सर्च कर लेना आप, जल्लीकट्टू वगैरह के वीडियो देखना चाहते हो तो। बैलों को भगाया जाता है ना। फिर पैटा भारत में एक संस्थान है, इंडियाज एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, PETA। अब ये पैटा ने क्या ऑब्जेक्शन किया था? पैटा ने कहा था कि ये पशु क्रूरता में आता है। 2014 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको बंद कर दिया जाए, है ना। फिर आंदोलन हुआ जनवरी 2017 में, है ना। अहिंसक और शांतिपूर्ण आंदोलन था, जिसे थाई पुराताजी के नाम से जाना जाता है, मई क्रांति की तर्ज पर। ठीक है। फिर 2017 में एक ऑर्डिनेंस आया, और फिर इसको स्वीकृति दे दी गई। मतलब इसमें कुछ निर्देश दिए थे कि भाई पशुओं को थोड़ी सी उनकी हिफाजत भी करना, है ना। ज़्यादा वो बैरियर्स और ख़तरे वाली चीज़ बीच में ना आए, है ना, ज़्यादा टूट फूट ना हो पशुओं की, ये था मुद्दा। ठीक है। फिर ये 2020-21 का किसान आंदोलन, 3 कृषि कानून आए थे, और 3 कृषि कानूनों के विरोध में था। ये 3 कृषि कानून ये थे, है ना। जो पहला कृषि कानून था वो था कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन सुविधा एक्ट 2020। फिर दूसरा था कृषक सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार 2020, और एक था आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। इनके विरोध में था। अब ये जो पहला है ना, जैसे APMC जो मंडियां हैं, अब पहले लोग क्या थे कि अपना जो है ना अनाज वगैरह मंडियों में बेचते थे। ठीक है। अब ये जो कानून आया, इस कानून में ये कहा कि मंडियों के अलावा भी आप डायरेक्ट किसी को अपना माल बेच सकते हो। मतलब एक तरीके से मोटा मोटी मंडियों की जो थी ना प्रधानता, उसको समाप्त करने का प्रयास था। अब भाई जब मंडियाँ ही समाप्त हो जाएंगी तो किसानों का अनाज तो कौन ही खरीदेगा? अनाज पड़ा पड़ा सड़ेगा, तो फिर वो औने पौने दामों में बेचना पड़ेगा। तो एक तो ये था।
एक ये था कीमत आश्वासन, इसमें ये था कि आप डायरेक्ट कोई पूंजीपति है ना उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लो। वो आपसे यूँ कहेगा कि आपके पास जितनी भी ज़मीन है इसमें आप टमाटर की खेती कीजिए, आपके पूरे टमाटरों को मैं खरीदूंगा। ठीक है ना, एक ये ऐसा था। और एक ये था कि कोई व्यक्ति है ना वो कितना भी भंडारण कर सकता है, भंडारण कर सकता है। अब ध्यान रखना कि जैसे आपने देखा होगा कि एक समय ऐसा आया था कि प्याज है ना वो 400 रुपये किलो हो गए थे, आलू भी पहुंच गए थे 80-90। तो लोगों ने क्या किया, जिनके पास पैसा है ना उन्होंने स्टोर कर ली चीज़ें। अब पहले क्या था कि स्टोर करने की एक लिमिट थी कि तुम इतनी सीमा तक ही स्टोर कर सकते हो, लेकिन जब ये अधिनियम आया तो अधिनियम ने कहा कि जिसका मन करे जितना स्टोर करो। मार्केट से वो गायब हो जाएगी सब्जी, मार्केट से गायब हो गई तो फिर उसकी कीमत बढ़ेगी, है ना। तो इसके विरोध में था किसानों का नवंबर 2020 में दिल्ली की सीमा, जैसे सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर जाम कर दिया, खूब लंबा पूरा चला। फिर 19 नवंबर 2021 को मोदी जी ने कहा कि नहीं ये नहीं है, उसको वापस ले लिया गया और दिसंबर 2021 को ये जो आंदोलन है ये समाप्त हो गया। तो बेसिकली ये जो 3 कृषि कानून है इनके विरोध में निकल कर आया था। भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शनों में से एक माना जाता है ये। ठीक है, नवीन सामाजिक आंदोलन है। फिर एक आया था नागरिक संशोधन अधिनियम, है ना, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये 2019 में आया, है ना। ये ध्यान रखना 11 दिसंबर 2019 को पारित एक कानून के विरोध में था ये। मतलब इसमें ये जो CAA है ना, इसमें ये कहा गया कि 31 दिसंबर, इसमें ये कहा गया कि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए लोग, चाहे वो पाकिस्तान से आए हैं, चाहे बांग्लादेश से आए हैं, चाहे अफगानिस्तान से आए हैं, केवल ही 6 समुदाय के लोग, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, ठीक है ना, इनको हम नागरिकता देंगे, लेकिन हम मुसलमानों को नागरिकता नहीं देंगे, है ना। मतलब मुसलमानों को इस कानून में शामिल नहीं किया गया, तो ये विरोध हुआ था, ठीक है ना। मुसलमानों ने बेसिकली विरोध किया था। मतलब सरकार ने यूं कहा कि ये लोग धर्म के कारण अपने देशों में परेशान हो रहे हैं, उन्हें भारत में सुरक्षा मिलनी चाहिए। साथियों, आप अगर ध्रुव राठी को पसंद करते हो ना, तो ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया है। अभी शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी, डंकी करके थी ना फिल्म। अब आपको पता है डंकी प्रोसेस क्या होता है, डोंकी या डंकी प्रोसेस। आम बोलचाल भाषा में तो हम तो यूँ कहेंगे कि डंकी का मतलब गधा होता है। जैसे ये लोग जो विदेश में जाते हैं ना, तो विदेश में 2 तरीके से जाते हैं, एक तो वैध और एक अवैध। अब उसमें यह है कि वैध तो है ही, वीज़ा वगैरह तुम बनवाओ, पासपोर्ट वगैरह, और बाकायदा तुम लीगली तरीके से घुस जाओ। अवैध तरीका ये होता है कि ये जो दलाल होते हैं, ये दलाल आपसे पैसा लेते हैं, ठीक है ना, पैसा लेके और गलत तरीके से बॉर्डर क्रॉस करवा देते हैं। वीडियो देखना, आपने वीडियो देखे होंगे कि जहाँ पे बॉर्डर होता है ना वहाँ पर घने जंगल होते हैं, पहाड़ियाँ होती हैं, जल वगैरह होता है, तो महिलाएं छोटे छोटे बच्चों के साथ कटीले तारों के अंदर से घुस रही हैं, बड़ी परेशानी हो रही है। एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक महिला का बच्चा वो तारों पे गिर गया, उसको उठाया, बच्चा रो रहा है, चीख रहा है, लेकिन फाइनली उसको बॉर्डर पार करवा दिया। अब मुद्दा ये है कि एक बार बॉर्डर पार हो गया, जैसे आप इसको ये समझो, किसी को लंदन जाना है, ठीक है, यूके जाना है। अब यूके का बॉर्डर पार कर दिया किसी ने, अब जैसे ही बॉर्डर पार किया वहां की पुलिस ने उन व्यक्तियों को पकड़ लिया, वो लोग तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे कि साहब ऐसा है, हमारे देश में हमें खतरा है, धर्म के आधार पर हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, संस्कृति के आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है, क्षेत्रवाद के आधार पर हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, आप हमें संरक्षण दो। तो उस देश की वो नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि कोई व्यक्ति अगर हमारी शरण में आया है तो हम क्या करेंगे, उसका संरक्षण करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। डेट इज डंकी प्रोसेस। तो एक बार घुसे तो घुसे,
वो घुसने तक की प्रॉब्लम है। एक बार जैसे ही घुसे ना, फिर सरकार कहेगी ठीक है, तुम अपना रहने करने का कमाओ खाओ और तुम मस्त रहो। दैट इज डन की प्रोसेस। तो ये कुछ ऐसा ही था, सीए ऐसा ही था। मतलब अच्छी चीज़ों में आप इंटरेस्ट रखा करो। जैसे पढ़ने का मन नहीं है ना, तो कोई ऐसे ऐसे टॉपिक लेके और आप वीडियोस देखा करो, किताबें पढ़ा करो, ताकि अपना जो नॉलेज है वो बढ़ता है। ये सीए भी वही था कि भाई अगर कोई भारत पाकिस्तान या बांग्लादेश अफगानिस्तान से आया है, धर्म का कोई शताया हुआ, अब आप कहोगे गुरु जी हिंदू कैसे भरे पड़े पाकिस्तान में हिंदू। एक वो कैलाश है पाकिस्तानी हिंदू जो वहाँ का वीडियो बनाता है, तो वो लोग अगर वहाँ से आए हैं ना, तो हम क्या करेंगे, मुसलमानों को छोड़कर यहाँ की नागरिकता दे देंगे। मुसलमानों ने कहा कि हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। तो ये था, ये विरोध प्रदर्शन था, ठीक है ना। तो इसलिए था ये। और ध्यान रखना, हाँ, ये तर्क दिया गया था कि भाई अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार का दावा करता है, तो इसमें मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया, उनको भी शामिल करना चाहिए, ठीक है ना। और असम और पूर्वोत्तर के लोग तो परेशान थे कि भाई बाहर के लोगों की संख्या कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी, तो हम तो क्या ही वजूद है हमारा, है ना। तो ये नया आंदोलन हुआ था, शाहीन बाग वगैरह में हुआ था, ठीक है ना। जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया जो दिल्ली में है, 15 दिसंबर 2019 को छात्रों और पुलिस के बीच में झड़प हुई, ठीक है ना। शाहीन बाग का बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था, वो मीडिया की बिल्कुल पाबंदी कर दी उसमें कि कोई नहीं जा सकता। 21 मौतें हुई, है ना। आंदोलन का अंत हो गया मार्च 2020, फिर कोरोना आ गया तो फिर उसको ख़त्म कर दिया गया। अभी ध्यान रखना, कुछ समय पहले यानी 11 मार्च 2024 को ये पारित कर दिया। फिर अब ज़्यादा कोई हो हल्ला नहीं हुआ, 2024 को ये फाइनली, ठीक है ना। तो ये है नागरिक संशोधन अधिनियम, इसको याद करना, ठीक है। नवीन सामाजिक आंदोलन में आते हैं। एक ये ग्रीन पीस मूवमेंट है, जिसे हरित शांति आंदोलन भी कहा जाता है, बेसिकली पर्यावरण की दिशा में है। इसकी स्थापना हुई थी 1971 में कनाडा के वैंकूवर में, ठीक है ना। और ध्यान रखना, इसका मतलब मेन जो उद्देश्य था, अलास्का में अमेरिका है ना, वो परमाणु परीक्षण कर रहा था और देशों ने विरोध जताया कि यार परमाणु परीक्षण करेगा तो पर्यावरण को नुकसान होगा, ठीक है ना। तो इसके विरोध में था ये ग्रीन पीस मूवमेंट। फिर धीरे 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 ये पर्यावरण की दिशा में काम करने लग गया। इसका जो मुख्यालय है ना, ये एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है, ठीक है ना। और ध्यान रखना, भारत में भी इसकी आधिकारिक रूप से शुरुआत ये 2001 में हुई है, ठीक है ना। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करता है। और फिर जिसके बाद में इसके कुछ ग्रीन पीस, भारत में ग्रीन पीस आंदोलन से जुड़े हुए कुछ घटनाएं, जैसे ताजमहल की सुरक्षा के लिए 1998 में ये नियम बनाया कि भाई हॉट एयर बलून है ना, ताजमहल के आसपास नहीं आ सकते, क्योंकि ताजमहल की जो इमारत की सुंदरता नष्ट होती है, ठीक है ना। फिर 2014 में बिहार का एक धरनाई गांव सौर माइक्रो ग्रिड की स्थापना, ठीक है ना। ये ग्रीन पीस के उसमें ही था। तो ये ग्रीन पीस मूवमेंट है, इसकी शुरुआत हुई थी कनाडा में, ठीक है ना। ये लो साहब, आपका जो यहाँ पर इसका जो मुख्यालय है ना भारत में, ये बंगलोर में है, ठीक है। ग्रीन पीस मुख्यालय ये है बंगलोर, ठीक है। तो ये ग्रीन पीस है ना, ये भी आपका न्यू पर्यावरणीय आंदोलन और न्यू सोशल मूवमेंट। फिर जिसके बाद में CAA, इसको आप याद करें, किसान आंदोलन करें, जल्लीकट्टू करें, भ्रष्टाचार विरोधी, LGBT और मी टू मूवमेंट, ठीक है। अब इसमें हमें पर्यावरण में क्लासिकल और नए, है ना, सारे आंदोलन पढ़ लेंगे, चिपको भी पढ़ेंगे, नर्मदा भी पढ़ेंगे, बिश्नोई आंदोलन भी पढ़ेंगे, है ना। फिर किसान आंदोलन भी हम पढ़ेंगे, नील विद्रोह वगैरह, ठीक है ना। ये सारे के सारे भक्त आंदोलन है, ये सब हम चर्चा करेंगे। बाकी अच्छे से पढ़े, ठीक है, और पढ़ने के भाव से पढ़े। मेरी शुभकामना है, माँ शारदा आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करे। थैंक यू।